चलिए देखते हैं बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बिहार गवर्नमेंट या हर वह जगह जहाँ पर पॉलिटी से इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट। इसमें हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया जाता है। हमारा पहला क्वेश्चन है, एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन कब हुआ था? एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन कब हुआ था? जून 1947 में, जून 1948 में या दिसंबर 1948 में? इसका सही आंसर हो गया जून 1948 को। जून 1948 को कहता है एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन जून 1948 को हुआ था और दिसंबर 1948 को धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी थी। धर आयोग ने दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी थी। उसके बाद धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर भाषा को न रखकर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार रखने की अनुशंसा की थी। यानी कहा था कि धर आयोग ने बोला था कि यह अपनी रिपोर्ट में यह मांग की थी कि राज्यों का जो पुनर्गठन हो वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए बल्कि उसे प्रशासनिक सुधार या प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करना चाहिए। धर आयोग ने अपनी धर आयोग के रिपोर्ट के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग बढ़ गई थी। जब धर आयोग ने यह बात कही थी कि राज्यों का बंटवारा या राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए जो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए, तो इस आयोग के बाद रिपोर्ट के बाद धर आयोग की रिपोर्ट के बाद राज्यों के पुनर्गठन की मांग और ज़्यादा विशेष रूप से तेजी हो गई और बढ़ गई थी। उसके बाद जेपीवी समिति 1949 ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी। इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन की मांग को भी नकारा था। जिस तरह धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात को नकार दिया था, उसी तरह से जेपीवी समिति ने भी राज्य पुनर्गठन आयोग में भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने की बात को अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद धर आयोग और जेवीपी समिति रिपोर्ट के बाद तत्कालीन मद्रास प्रांत के एक तेलुगु भाषी व्यक्ति थे जिनका नाम था श्री रामराजुल्लू। कहा जाता है कि तेलुगु भाषी क्षेत्र में तेलुगु भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन करने के लिए सबसे बड़ा हाथ श्री रामुल्लू का जाता है। रामुल्लू का जो निधन हो गया था, उन्होंने 19 अक्टूबर 1952 और को अपना भूख हड़ताल जारी किया था और 15 दिसंबर 1952 तक उनका हड़ताल जारी रहा और शायद इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद नए प्रांत का गठन की मांग और ज़्यादा तेज हो गई थी और फिर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया था। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, जो भाषाई आधार पर उसका अलग किया गया था। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया था। इसी के समय फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 बनाई थी। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1953 में बनाया गया था, जो 1955 में अपना रिपोर्ट जिन्होंने अपना सबमिट किया था और इस रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने भी पुनर्गठन आयोग में कुछ सुधार के से संबंधित कुछ प्रावधान लाए थे। इस प्रकार कहा जाता है कि भाषाई आधार पर या कह सकते हो कि राज्यों के पुनर्गठन के आयोग पर कुल मिलाकर के 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट आयोग बनाए गए थे। पहला आयोग था एस के धर आयोग 1948, एस के धर आयोग 1948, एस के धर आयोग 1948। उसके बाद जेपीवी समिति जेवीपी आयोग
1948 से लेकर के 49 तक। और तीसरा और अंतिम आयोग हो गया फजल अली आयोग। फजल अली आयोग 1953। ये 3 आयोग बनाए गए थे जो राज्यों के पुनर्गठन के लिए इन 3 आयोगों को बनाया गया था या 3 आयोगों का प्रावधान रखा गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिसंबर 1953 में केंद्र सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग में कुल कितने लोग रखे गए थे? दिसंबर 1953 में केंद्र सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग में कुल कितने लोगों को रखा गया था? बताना है। ऑप्शन दिया गया है 5 लोग, 4 लोग, 3 लोग, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी नंबर 3 लोग। दिसंबर 1953 में केंद्र सरकार द्वारा गठित राज्य पुनः आयोग में कुल 3 व्यक्ति रखे गए थे। दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग को बनाया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत 1953 में अध्यक्ष जस्टिस फजील अली एवं अन्य 2 सदस्य एम पनिक्कर और एच एन कंजूरू को बनाया गया था। फजल अली आयोग ने सितंबर 1955 में अपने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था और उसने उस रिपोर्ट के आधार पर भाषा के आधार पर राज्यों को गठन को स्वीकार, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया था। फजल अली आयोग 1953 के अनुसार राज्यों को बंटवारे या राज्य गठन को स्वीकार किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार किया था, लेकिन एक राज्य में एक भाषा वाले सिद्धांत को उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महाराजा बोधव चंद्र सिंह निम्न में से किस रियासत के शासक थे जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत को विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था? बताना है कि महाराजा बोधव चंद्र किस रियासत के राजा हुआ करते थे। डायरेक्ट ऑप्शन को देखते हैं। इसमें इसका सही ऑप्शन हो गया उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराजा बोधव चंद्र सिंह मणिपुर रियासत के राजा हुआ करते थे। जनमत के दबाव में महाराजा बोधव सिंह ने 1948 में जून में अपनी रियासत में चुनाव करवाया था और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हो गया था। और मणिपुर 21 सितंबर 1949 को देशी रियासत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया गया था और 1 अक्टूबर 1949 को मणिपुर को भारत का अंग बना लिया गया था। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मणिपुर पर 1948 में रियासत में चुनाव करवाए गए थे। मणिपुर रियासत में चुनाव करवाए गए थे और राजतंत्र को कायम कर दिया गया था। 21 सितंबर 1949 को इसे भारत में विलय कर दिया गया था और 1 अक्टूबर 1949 को मणिपुर को पूर्ण रूप से भारत का दर्जा दे दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति में शामिल नहीं थे? ए नंबर H.C. मुखर्जी, बी नंबर K.M. मुंशी, एन माधव राव, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन देखते हैं कि ए नंबर हो गया H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। H.C. मुखर्जी को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इतना ही नहीं,
एच सी मुखर्जी को संविधान सभा के अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक मामलों के उप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगर बात करते हैं संविधान सभा के प्रारूप समिति की, तो संविधान सभा के प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन किया गया था और उस समय इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। और इसमें कुल 7 लोग हुआ करते थे। प्रारूप समिति के अध्यक्षों में 7 लोग हुआ करते थे। इन 7 लोगों में गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्रा और खेतान, डॉक्टर डी पी खेतान शामिल थे। स्वास्थ्य के आधार पर प्रारूप समिति से बी एल मित्रा ने इस्तीफा देने के बाद एन माधवराव को सदस्य बनाया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संसद के 3 अंग। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ऑप्शन दिया गया है 4 अंग है, 3 अंग है या 2 अंग है। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो भारतीय संसद के कुल 3 अंग है। हैं और इसका वर्णन, संसद के गठन का वर्णन आर्टिकल 79 में किया गया है। आर्टिकल 79 में संसद के गठन का वर्णन किया गया है, जिसमें तीनों अंगों का उल्लेख है। इसको अगर ट्रिक से याद करते हैं तो इसके लिए ट्रिक हो जाता है सरल। आर्टिकल 79 में संसद का वर्णन दिया गया है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का है, जो संसद का अंग हो गया। और आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। इसके बाद अगर अन्य अंग की बात करते हैं तो उसके बाद अगला अंग हो जाता है हमारे राष्ट्रपति, जिनका वर्णन आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक में किया गया है। संसद के 3 अंग हो गए हैं। संसद के गठन का वर्णन आर्टिकल 79 में किया गया है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है और आर्टिकल 81 में लोकसभा। और संसद की तीसरी प्रणाली या संसद के तीसरा अंग राष्ट्रपति, जिसका वर्णन आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन में कुल कितने लोग थे? ऑप्शन दिया है 7 लोग थे, 5 लोग थे, 3 लोग। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो गया कैबिनेट मिशन में कुल 3 लोग थे। 19 फरवरी 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के भारत मामले को सुलझाने के लिए कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। 19 फरवरी 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा भारत में कुछ जो विवाद हो रहा था उसे सुलझाने के लिए एक विशिष्ट मंत्रिमंडल का गठन किया गया था और उस मिशन को कैबिनेट मिशन बोला गया था। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। वो 3 लोग थे, पहला पैथिक लॉरेंस, दूसरा स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ए.वी. अलेक्जेंडर। ये 3 लोग थे जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे।
24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। और जब भारत पहुंचा था तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड बेवेल थे। भारत के वायसराय लॉर्ड बेवेल थे। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड बेवेल थे। बाद में लॉर्ड बाइवेल को हटने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बने थे। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। कैबिनेट मिशन ने ही संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था और भारत को आज़ादी लॉर्ड माउंटबेटन के अध्यक्षता में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत भारत को आज़ादी दी गई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के परिषद में कितने सदस्यों का प्रावधान किया गया था? बताना है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कितने गवर्नर जनरल का, या कह सकते हो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के परिषद में कितने सदस्यों का प्रावधान किया गया था? इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर देखते हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कुल 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के परिषद में 4 सदस्यों की उपस्थिति का प्रावधान किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कोलकाता में उच्चतम न्यायालय के प्रावधान उपलब्ध कराए गए थे और 1774 में कोलकाता उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1773 में कोलकाता उच्चतम न्यायालय का प्रावधान रखा गया था और 1774 में इसकी स्थापना की गई थी। 1773 अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को भारत से उपहार या रिश्वत लेने पर रोक लगा दिया गया था। कंपनी के अधिकारियों को भारत से उपहार या रिश्वत लेने पर रोक लगा दिया गया था। और साथ ही साथ इस अधिनियम में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद को धारण करने वाला प्रथम व्यक्ति वारेन हेस्टिंग्स बना था। कहा जाता है कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इसके पहले था बंगाल का गवर्नर, जिसे बदल करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। और इस पद पर सबसे पहले बैठने वाले व्यक्ति वारेन हेस्टिंग्स थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से किस वर्ष एक संशोधन अधिनियम लाया गया था? बताना है कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें कुछ दोष हुए थे। उस दोष को दूर करने के लिए कौन से वर्ष में संशोधन अधिनियम को लाया गया था? ऑप्शन की तरफ देखते हैं तो डायरेक्ट ऑप्शन देखते हैं और सही आंसर होगा संशोधन अधिनियम 1781 संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम के अनुसार कहा गया था कि 1781 अधिनियम के अनुसार कहा गया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल का काम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया गया था। यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल स्वयं ही डिसीजन लेने की क्षमता में परिपक्व कर दिया गया था, वो खुद स्वयं अपना डिसीजन ले सकते थे। इसके साथ साथ इस संशोधन में यह भी किया गया था कि न्यायालय ने व्यक्ति के व्यक्तिगत कानून की समीक्षा को लागू कर दिया था। यानी कि हिंदू के लिए हिंदू कानून और मुस्लिम के लिए मुस्लिम कानून के लिए हिंदू के लिए हिंदू कानून और मुस्लिम के लिए मुस्लिम कानूनों के द्वारा सजा दी जाने लगी थी। सजा दी जाने का प्रावधान रखा गया था। इस संशोधन अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई थी कि प्रांत का अपील गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास किया जाएगा। अगर किसी प्रांत में कोई प्रॉब्लम होता है तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास उसकी अपील की जा सकती थी। उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं थी। या कह सकते हो कि प्रांत के गवर्नर जनरल को अधिक सबसे ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया था और न्याय या किसी प्रकार के केस के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल को ही सर्वोच्च कर दिया गया था। उनके पास हर तरह का उन्हें न्यायिक शक्ति दे दिया गया था। इसी एक्ट में यह भी निश्चित किया गया था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उसकी परिषद द्वारा बनाए गए नियमों को सर्वोच्च न्यायालय के पास पंजीकृत कराने के लिए बाध्य नहीं होगा। यानी कि गवर्नर जनरल के द्वारा जो भी नियम या कानून लगाए जाते हैं उसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पास कराने की जरूरत नहीं थी।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुधार अधिनियम 1786, सुधार अधिनियम 1786 से संबंधित मुख्य बातें निम्न में से कौन सी थी? बोल रहा है सुधार अधिनियम 1786 में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ था। पहला नंबर दिया गया है, गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णय पर वीटो का अधिकार दे दिया गया था। वीटो का अधिकार दे दिया गया था, ये सही बात है कि उन गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार मिल गया था। उसके बाद दिया गया सेकंड नंबर पॉइंट में, गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्ति भी दी गई थी। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्ति भी दी गई थी। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या दिया है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके कर्मचारी का वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके कर्मचारी का वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया था। चलिए देखते हैं ऑप्शन को तरफ। सबसे पहला दिया गया है कि इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन हो गया पहला नंबर, गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णय पर वीटो का अधिकार दे दिया गया था, ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरा, गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्ति भी दी गई थी। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्ति भी दी गई थी। ये दोनों 1786 सुधार अधिनियम के समय लाया गया था। बात करते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान का, तो ये बात 1793 के अधिनियम में लाया गया था। 1793 के चार्टर्ड एक्ट में लाया गया था। 1793 के चार्टर्ड एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने से पहले, लॉर्ड कॉर्नवालिस जब बन रहे थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन रहे थे, तो उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी। उनकी प्रथम शर्त ये थी, या कह सकते कि मुख्य शर्त ये थी कि आवश्यकता पड़ने पर अपनी परिषद या निर्णयों को आवश्यकता पड़ने पर अस्वीकृत करने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए, और साथ ही मुख्य सेनापति की शक्ति गवर्नर जनरल के पद में समाहित होनी चाहिए। मुख्य सेनापति की शक्ति गवर्नर जनरल के पद में समाहित होनी चाहिए। और साथ ही साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल की आधिक्यता, या कह सकते हैं गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता की भी मांग की थी। गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता की भी मांग की थी, और इतने मांगों के साथ 1786 अधिनियम प्रावधान को स्वीकार किया था, और लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल बने थे, बिहार के गवर्नर जनरल बने थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था? निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था? डायरेक्ट आंसर देखते हैं। आंसर इसलिए देखते हैं क्योंकि कई बार गलत ऑप्शन सुनने पर वो भी याद हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट हम आंसरों को ही सॉल्व करेंगे। इसका सही आंसर हो गया भारत शासन अधिनियम 1885, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम लाया गया था। भारत शासन अधिनियम लाया गया था, और इस शासन अधिनियम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था, और भारत को क्राउन के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कर दिया गया था, और भारत को ब्रिटिश क्राउन की संपत्ति घोषित कर दी गई थी। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया था, और समस्त अधिकार को भारत सचिव यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को दे दिया गया था। और ये भारत सचिव का जो सृजन था, ये रानी एलिजाबेथ यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर से होता था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? इनमें से कौन सा अधिनियम है जो मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1909 के समय में भारत के सचिव
भारत के सचिव लॉर्ड मार्लो हुआ करते थे। भारत के सचिव लॉर्ड मार्ले हुआ करते थे और उस तत्कालीन वायसराय कह सकते हो कि उस समय वायसराय मिंटो थे। इसलिए 1909 के अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1919 की बात करें हैं तो 1919 के टाइम में सचिव मॉन्टेग्यू थे और वायसराय चेम्सफोर्ड थे। इसलिए 1909 अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। 1909 को मार्ले मिंटो सुधार और 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्लो मिंटो सुधार को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक भी कहा जाता था। मार्ले मिंटो सुधार 1919 को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन गया, निम्न में से किस अधिनियम से वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कराई गई थी? या कह सकते हो कि किस अधिनियम से वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? सही ऑप्शन देखते हैं। सही ऑप्शन हो गया भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 को 1 अगस्त 1861 को लागू किया गया था। 1 अगस्त 1861 को लागू किया गया था और इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित किया गया था। लॉर्ड कॉर्निंग जो उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भारत में इस अधिनियम को लाया और बाद में लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने थे। 1858 की क्रांति के बाद 1861 के समय लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल से वायसराय बना दिया गया था। वायसराय की परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम के अधीन में वायसराय की जो परिषद थी उसमें भारतीयों को शामिल किया गया था और आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दी गई थी। और आपातकाल के समय 1861 के भारत परिषद अधिनियम में वायसराय के साथ भारतीय को भी शामिल किया गया था और वायसराय के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्रदान कराई गई थी। भारत शासन अधिनियम 1858 की अगर बात करते हैं तो 1857 की क्रांति के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 को लाया गया था। भारत शासन अधिनियम 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था और भारत को ब्रिटिश क्राउन की संपत्ति घोषित कर दी गई थी। 1857 की क्रांति के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 को लाया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत को ब्रिटिश क्राउन की संपत्ति घोषित कर दी गई थी। और इसके साथ साथ गवर्नर जनरल के पद को हटा करके वायसराय में बदल दिया गया था और लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने और साथ ही साथ भारत के प्रथम वायसराय भी बने थे। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा शुरू की गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो द्वैध शासन की परिस्थिति थी उसे भी भारत शासन अधिनियम 1861 के समय समाप्त कर दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उपबंध भारत शासन अधिनियम 1919 का है? भारत शासन अधिनियम 1919 का है। चलिए देखते हैं सही ऑप्शन क्या होगा इसका सही ऑप्शन हो गया डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या क्या दिया हुआ है? ए नंबर में लिखा हुआ है कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत का उपबंध 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के समय आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के समय आया था। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। उसके साथ साथ केंद्र व प्रांतीय विषयों का पृथक्करण किया गया था, यानी कि केंद्र की शक्ति और प्रांत की शक्ति को अलग अलग कर दिया गया था।
उसके साथ साथ प्रांतीय विषय में आरक्षित व हस्तांतरित श्रेणियों में बांटा गया था। मुख्य रूप से अगर बात करते हैं तो 1919 ब्रिटिश कालीन भारत के विधान में कुछ प्रमुख संशोधन किए थे, जिसके अनुसार पहले तो इस 1990 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता था। इनके द्वारा किए गए प्रमुख संशोधन में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। शासन के विषयों को केंद्र विषय और प्रांतीय विषय नामक दो शीर्षकों में बांट दिया गया था। शासन में जो विषय थे उसे केंद्र और प्रांत दो विषयों में व्यापृतीकरण कर दिया गया था। प्रांतीय विषय के विषयों को आरक्षित और एवं हस्तांतरित श्रेणी में बांट दिया गया था। इसी अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन यानी कि पृथक निर्वाचन सिद्धांत को भी अपनाया गया था, जिसमें हिंदू के लिए हिंदू, मुसलमानों के लिए मुसलमान तथा ईसाइयों और आंग्ला भारतीय और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन का सिद्धांत को भी अपनाया गया था। संपत्ति, कर एवं शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्राप्त किया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत 1919 के अंतर्गत महिलाओं को प्रथम बार मतदान देने का अधिकार भी दिया गया था। महिलाओं को प्रथम बार वोट देने का अधिकार भी इसी समय आया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा में संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य है जो सही नहीं है? बताना है कि कौन सा तथ्य सही नहीं है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही बात है। संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा ही की गई थी। वी.टी. कृष्णामाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे। ये भी सही बात है। वी.टी. कृष्णाचारी को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में ही चुना गया था और बी.एन. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो गया उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यानी कि ये सही बात जो लिखी गई है वो बिल्कुल सही है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और संविधान सभा के ये सबसे वरिष्ठ पुरुष या सबसे बूढ़े व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें संविधान सभा की अध्यक्ष चुना गया था, जो 9 दिसंबर 1946 को कराई गई थी। 9 दिसंबर 1946 को कराया गया था। 9 दिसंबर 1946 को कराया गया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को कराई गई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। बात करते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक की, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 में हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 से संबंधित निम्न में से कौन से तथ्य सही हैं? ऑप्शन को देखते हैं। संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। बिल्कुल सही बात है। 1951 में संशोधन करके संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B शामिल किए गए थे। आर्टिकल 31A और 31B शामिल किए गए थे। पिछले वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने के लिए राज्यों को शक्ति प्रदान की गई थी। पिछले वर्गों के उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने के लिए राज्यों को शक्ति प्रदान की गई थी। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें सही ऑप्शन हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए डिटेल में जाकर देख लेते हैं एक बार। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951, भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 से संबंधित है, जिसमें 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। इसके साथ साथ जमींदारी उन्मूलन के लिए आर्टिकल 31A और 31B को भी उसमें फेरबदल किए गए थे। आर्टिकल 31A और 31B में फेरबदल किए गए थे, जिसमें जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 में लाया गया था, जिसके लिए संविधान संशोधन करना जरूरी हो गया था। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद या आर्टिकल 368 में भी कुछ फेरबदल किए गए थे। आर्टिकल 368 मूल संविधान का हिस्सा था, जिसमें पहले संविधान संशोधन में कुछ फेरबदल किए गए थे।
आर्टिकल 31A और 31B जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानूनों को सुरक्षा देने के लिए इसमें फेरबदल किया गया। आर्टिकल 19 में भी फेरबदल हुए थे, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पर 3 उचित प्रतिबंध लगाए गए थे। आर्टिकल 19 के अधीन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर 3 नए उचित प्रतिबंध लगाए गए थे। और आर्टिकल 15 में भी संशोधन किया गया था, जिसके अधीन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष नियम बनाने का अधिकार दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्य वर्ग अर्थात अनारक्षित वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था 10% आरक्षण की व्यवस्था का उपबंध निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से प्रदान किया गया? बताना है कि 10% आरक्षण व्यवस्था के लिए किस संशोधन अधिनियम को लाया गया था। ऑप्शन दिया गया है 101वां संविधान संशोधन 2016, 102वां संविधान संशोधन 2018, 103वां संविधान संशोधन 2019। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया 103वां संविधान संशोधन 2019। 103वां संविधान संशोधन 2019 103वां संविधान संशोधन 2019 के अंतर्गत कमज़ोर वर्गों के लोगों के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इन्हें हम EWS कैटेगरी से में मानते हैं। ये EWS कैटेगरी के लिए 10% आरक्षण की बात की गई थी 103वां संविधान संशोधन 2019 में। अगर 101वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 101वां संविधान संशोधन 2016 में भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST से संबंधित संशोधन कराए गए थे, जो 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति दी थी और 1 जुलाई 2017 को इसे लागू कर दिया गया था। 1 जुलाई 2017 को इसे लागू कर दिया गया था। 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित प्रावधान इसमें दिए गए थे, जो 8 सितंबर 2016 को इसे राष्ट्रपति से अनुमोदित किया गया था, राष्ट्रपति से स्वीकृति ली गई थी और 1 जुलाई 2017 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया था। अगर बात करते हैं 102वें संविधान संशोधन की, तो 102वें संविधान संशोधन NCBC यह मुख्य रूप से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संबंधित था। NCBC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन 2018। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या किसी राज्य में मुख्यमंत्री की जो संख्या होगी, मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की संख्या किसी भी स्थिति में, कंडीशन दिया गया है 1 नंबर में, राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। बी नंबर में 12 से कम नहीं होगी। सी नंबर में 15 से कम नहीं होगी। बताना है कि मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। सही ऑप्शन दिया गया है डी नंबर, उपयुक्त में से 1 से अधिक। कहा गया है कि 91वां संविधान संशोधन 2003 में यह प्रावधान किया गया था कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15%, उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% होना चाहिए। लेकिन अगर राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या कम है, तो मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। सही ऑप्शन हो गया मेरा, राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जब
विधानसभा में मंत्रियों की संख्या ज़्यादा हो और अगर मंत्रियों की संख्या कम हो तो मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा से ग्रहण करता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताना है कि अगर कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 8 में दिया गया है, आर्टिकल 9 में या आर्टिकल 10 में? सही ऑप्शन को देखते हैं। आर्टिकल 9 में, अनुच्छेद 9 में यह प्रावधान है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता समाप्त होने से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 9 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारतीय नागरिकता उसे समाप्त हो जाएगी। अगर नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों की बात करते हैं तो नागरिकता से संबंधित सारे प्रावधान भाग 2 में किए गए हैं, और नागरिकता से संबंधित सारे प्रावधान भाग 2 के आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जिसमें आर्टिकल 5 में संविधान के आरंभ पर नागरिकता से संबंधित है, आर्टिकल 5 में संविधान के आरंभ में नागरिकता से संबंधित है, आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों को किन किन शर्तों पर नागरिकता दी जाएगी उसका वर्णन किया गया है। पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों को किन किन शर्तों पर नागरिकता दी जाएगी उसका वर्णन है। आर्टिकल 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार से संबंधित प्रावधान है। भारत से पाकिस्तान जाने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार से संबंधित प्रावधान है। 8 की अगर बात करते हैं तो भारत के बाहर रहने वाले, आर्टिकल 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार से संबंधित प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल करने पर भारत की नागरिकता समाप्त होने का प्रावधान है। आर्टिकल 10 की बात करते हैं तो नागरिकों को नागरिकता के अधिकार की गारंटी दी गई है। आर्टिकल 10 में नागरिकों को नागरिकता के अधिकार की गारंटी दी गई है। और आर्टिकल 11 में संसद द्वारा नागरिकता अधिकार को विधि द्वारा विनिमय करने के संबंध में प्रावधान है। आर्टिकल 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनिमय करने से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में समता का अधिकार का विस्तार निम्न में से किस में है? बताना है कि मौलिक अधिकार में समता का अधिकार, या जिसे हम समानता का अधिकार भी बोलते हैं, वो किस अनुच्छेद में उसका वर्णन है? सही ऑप्शन देखते हैं। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक, आर्टिकल 14 से 18 तक के बीच में समता या समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। चलिए, आर्टिकल 12 से 13 में वैसे कोई खास प्रावधान नहीं दिए गए हैं। अगर आर्टिकल 19 से 20 की बात करते हैं तो 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 में स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार, और आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में समता या समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 14 में विधि के समझ समानता, आर्टिकल 14 में विधि के समझ समानता, आर्टिकल 15 में भेदभाव का निषेध, यानी कि जाति, धर्म, रंग या किसी भी आधार पर हम किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जिसका वर्णन आर्टिकल 15 में दिया गया है। आर्टिकल 16 में अवसर की समानता, किसी भी जो रोजगार वगैरह के मौके पर अवसर की समानता का प्रावधान, रोजगार की में अवसर की समानता का प्रावधान आर्टिकल 16 में दिया गया है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत जैसे प्रावधान को खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
त्वरित सुनवाई के आधार को व्यक्ति के मौलिक अधिकार के रूप में देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत माना है? त्वरित सुनवाई के अधिकार को आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 23 में या आर्टिकल 24 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन को देखते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 में कहते हैं कि त्वरित सुनवाई के अधिकार को व्यक्ति के मौलिक अधिकार के रूप में देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत माना है। आर्टिकल 21 में व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 23 में मानव तस्करी और बलात् श्रम निषेध का प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 24 में बाल श्रम निषेध, आर्टिकल 24 में बाल श्रम निषेध का प्रावधान दिया गया है, जिसमें 14 वर्ष से कम के बच्चों को किसी भी हानिकारक या कल कारखाने में काम कराने की अनुमति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 21 के तहत कुछ बातों को डिफाइन किया है, जिसमें लिखा गया कि मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण की उपस्थिति का अधिकार, आवास का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, निजता का अधिकार और त्वरित सुनवाई का अधिकार और भी कई बातें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 21 में रखी गई है।